नमस्कार साथियों, कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। आखिर क्यों वेस्ट बंगाल का चुनाव पूरे देश में सबसे अधिक चर्चा में है और क्या यह सिर्फ एक राज्य का चुनाव है या पूरे भारतीय राजनीति का सेमीफाइनल? तो आज हम इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल बंगाल का चुनाव सिर्फ सीटों का चुनाव नहीं है, बल्कि यहाँ पर दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व टीएमसी कर रहा है और तृणमूल कांग्रेस एक तरफ, तो दूसरी विचारधारा का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इस हाई वोल्टेज चुनाव में एक तरफ ममता बनर्जी का करिश्माई नेतृत्व, तो दूसरी ओर राष्ट्र स्तर के करिश्माई नेता नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व। तो बंगाल का चुनाव खास इसलिए भी है क्योंकि यह चुनाव सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसका असर दिल्ली की राजनीति पर सीधा सीधा प्रभाव डालती है। और बंगाल का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ के नतीजे देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करते हैं। देखिए, आप अभी जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, एक आध को छोड़ दें तो लगभग सभी एग्जिट पोल के आंकड़े यह बता रहे हैं कि बंगाल असेंबली इलेक्शन में बीजेपी का सरकार बनता हुआ दिख रहा है। बीजेपी की, इसलिए आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बीजेपी की बंगाल जीत भारत की राजनीति में नई दिशा। साथियों, यदि बीजेपी बंगाल में जीतती है तो उसका भारतीय राजनीति पर और जो विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दल हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। बाकी परिणाम 4 मई को आने हैं, लेकिन एग्जिट पोल के आधार पर यदि बीजेपी बंगाल जीत जाती है तो इसका पूरे भारतीय राजनीति और विपक्षी दलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पे आज हम अपना चर्चा करते हैं और देखते हैं कि यदि बीजेपी बंगाल चुनाव जीत जाती है, यदि बीजेपी बंगाल चुनाव जीत जाती है तो इसका असर केवल एक राज्य तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरी भारतीय राजनीति में एक आपको रिपल इफेक्ट दिखेगा। रिपल इफेक्ट का मतलब है कि इसका असर भारत के अन्य राज्यों पर भी आपको देखने को मिलेगा जो आगामी चुनाव आने वाले हैं। साथियों, विगत इस माह में पूरे भारत के कुल 5 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, लेकिन जो सबसे अधिक सुर्खियों में रहा है वो बंगाल का चुनाव है। क्यों बंगाल का चुनाव सुर्खियों में है, इसको भी समझिए। एक तरफ इसके रिपल इफेक्ट होंगे, दूसरा कि जो अपोजिशन पर इसका प्रभाव होगा वो क्या होगा। यदि बंगाल का चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो अपोजिशन के लिए यह एक बड़ा झटका होगा। और अभी जो तृणमूल कांग्रेस टीएमसी बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर बीजेपी जीतती है तो यह
विपक्ष की सबसे मजबूत दीवार टूटने जैसा होगा। देखिए, पूरे पूर्वोत्तर भारत में लगभग सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है और 2014 के मोदी लहर के बावजूद भी 2016, 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी बंगाल में 2/3 बहुमत से वापसी करती हैं और सरकार बनाती हैं। लेकिन यदि 2026 के विधानसभा के चुनाव बीजेपी के पक्ष में रहता है तो आप समझ लीजिए कि यह विपक्ष की सबसे मजबूत दीवार का ढहने जैसा होगा और कांग्रेस समेत भारत की तमाम क्षेत्रीय पार्टियों का मनोबल कमजोर हो सकता है। और ये जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक नैरेटिव बना था कि बीजेपी को हराया जा सकता है और बीजेपी के विरुद्ध जो एक इंडिया अलायंस बनाया गया था, ये नैरेटिव भी कमजोर पड़ जाएगा। ये नैरेटिव भी कमजोर पड़ेगा कि बीजेपी को हराया जा सकता है। अब देखिए, राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में इसका क्या प्रभाव होगा। नेशनल पॉलिटिक्स में बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी साथियों। राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी। बंगाल जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से अहम राज्य में जीत बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर और डोमिनेंट बना देगा और प्रभावी बना देगा। और 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को एक साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सकता है। तो बंगाल चुनाव का प्रभाव आपको दूरगामी दिखेंगे। इसका असर केवल बंगाल तक और कोलकाता तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसका असर पूरे भारतीय राजनीति पर आपको दृष्टिगोचर होगा। आगे तीसरा इंपैक्ट देखते हैं कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनका जो स्ट्रेटेजी है, अभी बीजेपी के विरुद्ध जो रणनीति है, अब उनको अपनी रणनीति पर भी पुनर्विचार करना होगा। और आप देख लें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं जुटा पाई और उसके बाद एक जो नैरेटिव बना था कि बीजेपी को हराया जा सकता है और जो विपक्षी दल को यह लगने लगा था कि अब बीजेपी का अवसान का समय शुरू हो गया, तो 2024 के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर बीजेपी सत्ता में या तो वापसी किया है या जहां पर पहले से सत्ता में है उस किले को अभेद्य बनाए रखा है। रीजनल पार्टीज की रणनीति में क्या बदलाव होगा, तो आप देख लीजिए। एक तो बंगाल में यदि तृणमूल कांग्रेस हारती है तो वो अपने सर्वाइवल मोड में जाएगी और दूसरी रीजनल पार्टीज जैसे डीएमके, सपा, आम आदमी पार्टी अपने राज्यों में स्ट्रेटेजी को चेंज करेगी। क्या कर सकती है, तो या तो वो एग्रेसिव और डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनाएगी, यानी वो बीजेपी के ऊपर और हमलावर होगी और अपने पार्टी के पक्ष में और मजबूत तर्क को प्रस्तुत करेगी। ऐसे समझिए कि वो यह अपने पार्टी के पक्ष में कि हम बीजेपी से बेहतर हैं, उस पक्ष में एक मजबूत तर्क को अब प्रस्तुत करना होगा। केवल यह बता करके कि बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है
बीजेपी वोट चोरी कर रहा है, बीजेपी धन बल के आधार पर चुनाव लड़ रहा है, यह तर्क बहुत तर्क संगत दिखाई नहीं पड़ते हैं। और इसका प्रमाण यह है कि बीजेपी निरंतर राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए लगातार चुनाव जीत रही है, और उन क्षेत्रों में भी बीजेपी का प्रभुत्व और प्रभाव बढ़ रहा है जहां पहले बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था। साथियों, 2011 में बंगाल में बीजेपी का कोई भी सीट नहीं। 2016 में बंगाल में बीजेपी 3 सीट जीतती है 10% वोट शेयर के साथ, 10% से थोड़ा अधिक वोट शेयर होता है। लेकिन 2021 में बीजेपी 77 सीट पर पहुंच जाती है और वोट शेयर लगभग 38% के पास होता है बीजेपी का, वोट शेयर 37%। तो इस प्रकार से आप केवल यह नैरेटिव सेट कर देना कि बीजेपी सांप्रदायिक आधार पर चुनाव लड़ती है, धन बल के आधार पर चुनाव लड़ती है, जो सिस्टम या मैकेनिज्म है उसका दुरुपयोग करती है, तो इसके आधार पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार रिसीव कर ली, बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। ठीक है, बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। अब इसका अगला प्रभाव देख लीजिए, जो फेडरल पॉलिटिक्स है, केंद्र राज्य संबंध पर क्या असर पड़ेगा। अभी तक आप देखते आए होंगे कि बंगाल में केंद्र और राज्य के बीच निरंतर टकराव की स्थिति बनी रहती है, और बीजेपी यदि बंगाल में वापसी करती है तो अक्सर जो बीजेपी यह कहती है कि डबल इंजन की सरकार विकास की गति को तेज बनाएगा, तो उसके इस तर्क को भी बल मिलेगा, और जो बंगाल में केंद्र और राज्य के बीच टकराव है वो कम हो जाएगा, और इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ सकता है। लेकिन इसका एक जो कुछ लोग हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो ये भी कहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं इसको, कि एक ही पार्टी केंद्र में भी और एक ही पार्टी भारत के तमाम राज्यों में हो। जैसे कि आजादी के बाद एकदम से एक दलीय व्यवस्था लंबे समय तक इस देश में प्रभावी बना रहा कांग्रेस के नेतृत्व में, कि केंद्र में भी कांग्रेस का सरकार और एक आध राज्य को छोड़ दें तो तमाम राज्यों में कांग्रेस की सरकार, तो उसकी एक पुनरावृत्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है। इसका आगे हम प्रभाव की बात करें तो ये एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट माना जाएगा। यदि बंगाल बीजेपी जीतती है तो बंगाल, जो कि हिस्टोरिकली सेकुलर रीजनल आइडेंटिटी पर आधारित राजनीति करता रहा है, अब वहां पर एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट होगा कि बीजेपी की जीत से जो आइडियोलॉजी शिफ्ट करेगा वो होगा नेशनलिज्म का, हिंदुत्व का नैरेटिव को ज्यादा स्पेस मिलेगा इस देश में। आप देख लीजिए, नेशनलिज्म, हिंदुत्व और बॉर्डर सिक्योरिटी। बीजेपी बंगाल में जो चुनाव का मुद्दा बनाया वो ये था, भय और भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, और उसके जगह अपना एक गुड गवर्नेंस का मॉडल पेश किया कि भाई देखिए, इस तरह से हम जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां महिलाएं सुरक्षित हैं। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सब बीजेपी इन्हीं मुद्दों के साथ अलग अलग राज्यों में जाती है, और विपक्ष के पास ऐसा कोई
काउंटर नहीं होता है कि आप बीजेपी के इस एजेंडे को तर्क के आधार पर चुनौती प्रदान करें, तर्क के आधार पर चुनौती। यदि बीजेपी हिंदुत्व की बात करता है तो विपक्षी खेमा किसी और कम्युनिटी की बात को उठाने लगता है, तो इससे और भी वोट का पोलराइजेशन होता है। और आपको पता है कि ये विपक्षी राजनीतिक दलों को ही नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो आइडियोलॉजी शिफ्ट करेगा हिंदुत्व का, नेशनलिज्म का, नेशनल सिक्योरिटी का, इसको और स्पेस मिलेगा पूरे भारत में बंगाल जीतने के पश्चात। और इसका एक और जो प्रभाव पड़ेगा कि जो विपक्षी एकता है उस पर भी इसका असर आपको देखने को पड़ सकता है। दो प्रभाव हो सकते हैं, दो परिणाम हो सकते हैं कि या तो बंगाल के हार से विपक्ष बिखर जाएगा या और मजबूत होकर के इंडिया अलायंस जैसी जो गठबंधन है वो और भी मजबूत होकर के और भी प्रभावी और शक्तिशाली तरीके से बीजेपी को चुनौती देगा। लेकिन आप देखिए कि जो बीजेपी के विरोध में जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस इस वक्त उस स्थिति में नहीं है जो बीजेपी को सीधा चुनौती दे सके। और जो अन्य मजबूत क्षेत्रीय दल हैं उनके हित आपस में टकराते हैं, और यही वजह है कि इंडिया अलायंस जैसे गठबंधन को झटका लगता है। तो एक तो विपक्षी एकता पर भी प्रभाव पड़ेगा, असर दिखेगा, या तो विपक्षी बिखर जाएंगे या मजबूत होंगे और निखर सकते हैं। लेकिन आपको बता दिए कि निखरने में क्या चैलेंजेस हैं। दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं होगी, बल्कि यह पूरे देश में पावर बैलेंस, पॉलिटिकल नैरेटिव और फ्यूचर अलायंसेस को रीशेप कर सकता है। यानी वो जो पावर बैलेंस है, यदि बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी और ताकतवर होकर के और प्रभावी तरीके से आप देखेंगे कि बीजेपी का प्रसार, यदि बंगाल बीजेपी जीत जाती है तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का वर्चस्व हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए। तो इस तरह से लगभग पूरे पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम भारत, महाराष्ट्र को भी देख लीजिए और मध्य भारत को भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश। तो लगभग इधर केवल इस तरफ आपको केवल बीजेपी ही दिखती है। इसके अलावे बीजेपी का प्रभाव धीरे धीरे दक्षिण भारत में भी बढ़ेगा। और जो बीजेपी का एजेंडा है हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का, राष्ट्रीय सुरक्षा का, विकास का, अब देखिए वो नारा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो नारा है उस पर पार्टी कितना खरा उतरती है, लेकिन ये जो नैरेटिव सेट होता है, ये नैरेटिव आम जन के मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है और उस तक वो बात पहुंचता है। तो पॉलिटिकल नैरेटिव और फ्यूचर अलायंस को रीशेप कर सकती है। और हमारा बस एक छोटा सा था कि यदि बीजेपी बंगाल, देखिए ये तो 4 मई को पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसके पक्ष में जनता ने अपना फैसला सुनाया है। लेकिन हम सिर्फ
एग्जिट पोल के आधार पर या एक जो इसका इम्पैक्ट हो सकता है उसको डिस्कस किए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।